बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि मुक़्तदरा और नून लीग के दरमियान कोई मामला 100% जो हैं वो तय नहीं हो सके या तय नहीं पा रहे। वो बीच में कोई फार्मूला आ जाता है, -1 फार्मूला, नवाज शरीफ को निकाल दें, वो उनके बगैर चलें, जनाब शहबाज साहब आप वो हलाशरी देते हैं। कभी वो 1.5 फार्मूला आ जाता है कि मरीम से कहें चुप करें, इस टाइप कोई बातें चाहते हैं। लेकिन उनको इसके साथ ही ये भी जल्दी है कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द घर भेजा जाए। ये मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था और मेरा ख्याल ये था कि नून लीग के बगैर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, जो भी पूरी जमात, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को घर भेजा जा सके असम्बली के ज़रिए। वैसे तो अदालतों के ज़रिए भी नहल हो सकते हैं, कोई और भी मामला हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट के ज़रिए या कौमी असम्बली के ज़रिए घर भेजना है तो फिर नून लीग के बगैर मुमकिन नहीं। ये ख्याल था, आम लोगों का ख्याल है। लेकिन अब उन्होंने, रावलपिंडी ने, एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया है। ईजाद तो नहीं किया, वो पहले से मौजूद है, लेकिन दरियाफ्त किया है। ये असर नौ उसकी दरियाफ्त हुई है जिसके तहत आराम से थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। फिर क्या होता है, कैसे मामला चलेंगे, असम्बली रहती है नहीं रहती, जमहूरी तरीका, गैर जमहूरी तरीका नहीं होगा, वो उस पर बात करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आज उन्होंने कोई इजलास था पुलिस रिफॉर्म्स का, तो उन्होंने उसको चेयर किया। उन्होंने हमने अम्मा की सूरत पर बड़े तफजात का इज़हार किया कि जनाब ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, और उन्होंने कहा कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो कानून नाफद करने वाले अदारे, पुलिस वगैरह है, कि एक तो ये अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसकी कमी है, और फिर इनका रवैया जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना है, और फिर वो कहते हैं जनाब जो रेशो है मुल्ज़मान के अदालतों से छूट जाने की, ये भी बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है वो सारे लोग समझते हैं कि जिनको गिरफ़्तार करवाया जाता है उनमें कम अज़ कम एक बंदा तो सही मुल्ज़म होता है। ये मैं आम महल्ले गली महल्लों की लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ और उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक बंदा तो कम अज़ कम सही मुल्ज़म होता है। बाकी उन्होंने सारे ख़ानदान को लपेटना होता है FIR में, तो वो भी छूट जाते हैं। तो वो उन्होंने उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि कोई प्रोएक्टिव रिपोर्ट जो है ना, अप्रोच, यानी कोई मुतहर्रिक फ़ाल मौसर किस्म की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक तरफ तो ये उनका था, और दूसरी तरफ कल मुलाकात हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो नई बॉडी है, उनके सदर मोहम्मद हसन बून साहब की सरबराही में। कुछ बातें तो बाहर आ गई कि जनाब मुलाकात हुई, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार ने वैसे भी मुतालबा किया हुआ है कि ये ताहियात नहली वाला जो आर्टिकल लाइन को उसकी तशरीह की जाए, और डायरेक्ट जो केस सुनती है 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उसमें अपील का हक़ दिया जाए। लेकिन वो तो पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ा बात है ना। चीफ जस्टिस से क्या बात हुई है? चीफ जस्टिस से जो बात हुई है, जो मीडिया में नहीं आई, वो मोहम्मद हसन बून साहब फरियादी आदमी ने, ज़ाहिर है देहाती बैकग्राउंड है, ज़मींदार, तो पंचायत में बात करने का साबिक जज भी रहे हैं, वैसे पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो तरीका तो नहीं आता है ना बात करने का। तो उन्होंने जनाब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये कहा है, अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें, भाई जी जाने दो, पहले कुछ कर जाओ, ये कहा है, ताकि तारीख में लोग आपको याद रखें। और उन्होंने इसको तरीका इस तरह इस्तेमाल किया कि जनाब कल यहाँ आप बैठे हुए हैं, कल कोई और था, जो आता है वो जाने के लिए ही आता है, फिर चले जाना होता है उसने। मैं आज बैठा हूँ यहाँ सदर के तौर पर, कल यहाँ कोई और था, और अगले साल मेरी जगह कोई और होगा, तो आपने भी चले जाना है। कोई रिलीफ दे जाएँ, कुछ कर जाएँ इस मुल्क के लिए, ताकि लोग आपको बाद में अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। और अच्छे लफ्ज़ों के साथ फिर उन्होंने थोड़ा सा पास लिया। ये नहीं कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लोग याद करते हैं लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं करते। तो चीफ साहब सुना है कि इस पर थोड़ा सा मुस्कराए हैं, और मुस्कुराने के बाद कहा कि अभी तो जनाब आप यानी बॉडी के साथ
جو سپریم کورٹ بات کی ہے وہ پہلی میٹنگ ہے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، مل کر کوئی معاملات میں بہتری لائیں گے، اس طرح کی باتیں شاتیں ہوئی ہیں وہاں. لیکن انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وکلا کا وہ ان تک پہنچا دیا کہ چاہے بھائی جی انصاف کرو اور اس کے مطابق چلو. اور ایک وہ میں نے بات کی نا امن عامہ والی، ایک طرف تو وہ پولیس ریفارم والی چیف جسٹس کے امن عامہ کی صورتحال پر تفصیلات انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں بھی ایک امن عامہ کی صورتحال پر ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں شیخ رشید صاحب ظاہر وزیر داخلہ ہیں، وہ تھے، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے. اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان پر بات ہوئی. اور وہاں DGISI جن کے چند روز رہ گئے ہیں جنرل فیاض حمید صاحب وہ بھی موجود تھے، کچھ اور سیکورٹی کام بھی تھے. ظاہر ہے یہ لوگ پتہ نہیں کیسے اس کو ہر چیز کو جنرل باجوہ سے جوڑ دیتے ہیں. جنرل باجوہ سے متعلقہ شاید یہ معاملہ تھا ہی نہیں کہ وہ اس اجلاس میں ہوتے. ظاہر ہے باقی سیکورٹی کام متعلقہ لوگ جو تھے وہ آگے تھے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں حکومت کو، خاص طور پہ عمران خان کو، لیکن وہ اس میں انہوں نے پھر جو امن و عامہ کی جو صورتحال، امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، بریفنگ شریفنگ دی گئی ہے انہیں سیکورٹی اداروں کی جانب سے، اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے انہیں بتایا گیا ہے. اور بس اتنی خبر ہے. اور اس میں جو خبر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ وہ یہ کہ باجوہ صاحب کیوں نہیں تھے. باجوہ صاحب کا شاید میں بھی شعبہ ہی نہیں تھا، انہوں نے بھیج دیا تھا اپنا بندہ. لیکن دوسری طرف ساتھ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کو کالعدم سے عدم میں لانے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے، وہ انہوں نے عدم سے وجود میں لانے کے لیے انہوں نے جناب اپنا کردار ادا کیا، صلح کروائی، ان کو واپس بھجوایا. اور سعد رضوی صاحب کا نام بھی 4 شیڈول سے نکل گیا، آج نوٹیفیکیشن کر دیا ہے حکومت نے، تو پھر ان کو بھی ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب تو قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ دی قسم نہیں پتا کی ہویا سی، کی معاہدہ ہویا، کہنے کروایا، کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے درمیان بات ہوئی ہے. ہاں شاہ محمود قریشی صاحب کو سارا پتہ ہے، وہ اس میں شامل تھے سائن چون کرنے میں. تو اور وہ جو آپ کے شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تن کے سے اب انشاءاللہ پہ آ گئے. وہ جب وہ نکلے ہیں میٹنگ سے تو صحافیوں نے پوچھا ان سے کہ جناب کل جو ہوا ہے، آپ نے مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا جو بلایا ہوا تھا حکومت نے، وہ آپ کو منسوخ کرنا پڑا. یہ مؤخر لکھا جا رہا ہے، مؤخر نہیں یا ملتوی نہیں، وہ منسوخ ہو گیا ہے. اب نئے سرے سے نوٹیفیکیشن ہوگا، دوبارہ وہ جو ہے اس کو بلانا پڑے گا اجلاس. تو اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کریں گے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں تن کر 5 سال پورے کرے گا، جیسے بولتے تھے، مسلسل بولتے تھے، کوئی 1-1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے تک بولتے رہتے. پھر آگے کہ اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے کہتے ہوتے تھے. پھر اب آگے تھے کوئی 2-3 ماہ سے کہ 5 سال پورے کریں گے، پھر تن کے پورے کریں گے. اب جب صحافیوں نے پوچھا کہ اب تن کے پورے کرنے گئے، اب بھی آپ سمجھتے ہیں تن کا انشاءاللہ پورا کریں گے، انشاءاللہ پورا کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو. اب اللہ جو چاہتا ہے وہ نہ مجھے علم ہے نہ شیخ رشید کو علم ہے. بہرحال معاملات جو ہیں وہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں. اور وہ میں نے کہا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہے، وہ جو میں نے پچھلے میں ویلاگ میں، اگر وہ آپ سن لیں، اگر اس میں کوئی مدد مل سکے آپ کو، وہ بار بار وہی بات دہراؤں گا تو پھر آپ کہیں گے جناب پچھلے ویلاگ میں بھی یہ باتیں کی ہوئی ہیں. تو شہباز شریف صاحب سنا ہے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بیمار شمار رہندے نے یار، ٹھیک ہے نا، چیک اپ نہیں جاندے ہوں سی برطانیہ. تو ویسے تو عدالت اجازت نال گئے نے، واپس بھی آئے نے. حمزہ صاحب بھی گئے سی، انہوں دی بیٹی دا مسئلہ سے، بیمار سے بیچارے، تو واپس آ گئے سی. یہ بھی کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ جان دے واپس نہیں ہے. تو ایویں PTI والوں نوں جڑا شک پہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کی کرن جا رہے ہیں. پر سنا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آرام کرے. پہلے بھی پچھلے دنوں بھی سیڑھیوں سے گر گئے تھے. تو بیماری کو
सियासत से जोड़ देते हैं हम लोग कि जनाब आप बीमार हो गए हैं, 1 हफ्ता घर में रहेंगे, घर बैठ के फिर शायद लंदन वालों से बातचीत होगी और शायद फिर कोई अदालत के ज़रिए कोई बाहर जाना, अंदर आना, इस तरह। लेकर बाहर वाली बात कंफर्म नहीं है, वो मैं एमी मेरे दिमाग में पहले इनका एक प्लान था बाहर जाने का, वो नहीं पूरा हो सका था। तो अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो ज़ाहिर है घर में बैठ के फिर भाई साहब से तसल्ली के साथ कोई हफ्ता 10 दिन बातें करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे कैसे चलना है, क्या होना क्या नहीं होना। और एस्टेब्लिशमेंट वाले नून लीग को उस तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं जिस तरह नून लीग के कारकुन चाहते हैं या नवाज शरीफ चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं ना कि जनाब आप गैर जानबदार हो जाएं, पीछे हट जाएं। वो जो हम कहते हैं कि जनाब जो चोर हैं 2018 के इलेक्शंस के, वो उनकी हद हम वो नज़रअंदाज कर देंगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, ये कहा जा रहा है। और अदालतों को आज़ाद कर दें, ये एक डिमांड है, अदालतों को आज़ाद कर दें। अदालतें जो फैसला करती हैं, जो अपीलें पड़ी हुई हैं पेंडिंग, उनको अदालतों को इंडिपेंडेंटली फैसला करने दिया जाए, उनको मजबूर ना किया जाए इस हवाले से। तो वो एक ही उनकी बात है। और वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये वो पहले मुशर्रफ का रगड़ा कर दे। हालांकि मुशर्रफ का रगड़ा निकालने से पहले इशफाक परवेज़ कियानी से ये बात पूछी गई थी। नासिर खोसा साहब गए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आसिफ खोसा के भाई थे उस वक्त नवाज शरीफ के। और मुनीर मलिक साहब से पूछ लें, वो तो रसाई में है ना, अदालतों में पेश होते हैं, पूछ लें कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। और क्या नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि कियानी साहब के नोटिस में भी ये बात लाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बहरहाल वो कियानी साहब ने कहा था ठीक है आप अगर अदालत कहती है तो करें, बाद में देखेंगे क्या होना है। फिर उन्होंने उनको जाने जूने नहीं दिया था, बाहर वो भगा दिया था। अब आ रहे हैं हम उस तरफ कि नून लीग की मदद के बगैर, ख्याल ये है कि सबसे बड़ी जमात है पंजाब में, अगर तब्दीली लानी है तो ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो नून लीग अपना काम करे। ज़ाहिर हो सबसे बड़ी जमात है, PTI से भी ज़्यादा वोट है बल्कि मेरा ख्याल है उनके तो पंजाब असम्बली में। अतहादियों के साथ मिल के यहाँ गिरा दें हुकूमत। वफाक में भी यही है कि अगर एक दो तहादी साथ मिल जाए, नून लीग आ जाए और पीपल्स पार्टी आ जाए, तो वहाँ भी अदम एतमाद की तहरीक ला के इमरान खान को घर भेजा जा सकता है। लेकिन वही मुक़्तदरा और नून लीग के मामला तय पा नहीं रहे 100%। ये शोशे रोज़ आते हैं, छोड़े जाते हैं दोनों तरफ से। मैं ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, दोनों तरफ से गलत मलत खबरें जो हैं वो फीड की जाती हैं और काउंटर चेक ना करें तो बंदा गड़बड़ हो जाती है, दे देते हैं खबर गलत मलत भी। वो अब वो नून लीग के बगैर मामले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको पता है बड़ा इनको आया हुआ है एक कानून, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब, मीडिया काबू करना प्रोग्राम, इस तरह के बहुत सारे कानून। और उसको IMF के जबर के तहत जो आपका स्टेट बैंक है उसको खुद मुख्तार करना, इस तरह के बहुत सारे बिल आए हुए हैं ना। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था इन्हीं बिलों के लिए। तो वो फिर अतहादी जो हैं वो घेर गए, उन्होंने कहा जनाब वो तो नहीं, बात नहीं बन रही जनाब, हमें तो पता ही नहीं है भाई वो EVM जो आप बना रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है, हमें ब्रीफिंग दें, ब्रीफिंग नहीं दी। तो आपने कहा था आज ब्रीफिंग लेके हमने क्या करनी है, हमें मशवरा करने दें वगैरह वगैरह। अतहादी जो हैं GDA, वो MKM और वो आपके काफ लीग वाले, इस तरह के मामला। अब खान साहब हैं हर लिहाज पे नाकाम, अंदरूनी बैरूनी, आलमी इस्टेब्लिशमेंट से ये दूर, एक तरह से रांदा दरगाह। ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं। मुल्की इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने खुद वो बम को जाके टांग मारी है, वो उनके साथ इनके मामला जैसे कि कह रहे हैं कि बाजवा साहब और वो नहीं, इनसे थोड़ा ज़्यादा दूर है। बैड गवर्नेंस की इंतहा, बद इंतज़ामी, करप्शन, महंगाई
अवाम की चीखें माफियास के ज़ेर असर और माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। अतहादी अलग नाराज, वो जैसे मैंने जिक्र किया कि अतहादियों की वजह से ही इनको वो इजलास बदलना पड़ा था ना, और जो इनके हाक्स थे वो इनके अंदर जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। मुझे कुछ लोगों ने नाम बताए हैं, वो किस हद तक वो बहरहाल उसको ऐसे कर लें कि ये लोग क्यों खामोश हैं इस सारी सूरत हाल में, इमरान खान की मदद के लिए या इसको रेस्क्यू करने के लिए उस तरह क्यों नहीं आ रहे जैसे इसके किराए के तर्जमान शहबाज गिल वगैरह जो हैं वो आते हैं। वो कहते हैं उमर अयूब साहब कितने ने, शीरी मज़ारी भी कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही, शफकत महमूद साहब, जौहरी सरवर जो गवर्नर पंजाब हैं, और फिर शेख रशीद साहब, वो 3-4 दफ़ा डांट पड़ी है उन्हें, वो भी बड़े गुस्से में अंदर खाते हैं, दिल में बड़ा गुस्सा है उनको। और फिर वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वो और बातें करते रहते हैं बानी अक़वामी अमूर की, और अंदर खाते वो कल से जब वो हुआ है मामला। और फवाद चौधरी को वो कहते हैं PTI में शामिल ही ना करें, उनको तो अपना आपको पता है क्या मसला है, वो तो किसी के भी वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और काफ लीग में भी रहे हैं, और जिसके साथ खड़े होते हैं लगता ये है कि जनाब ये ज़िंदगी भर के लिए साथ निभाएंगे, लेकिन वो बाज़ का बीच में फिर इधर उधर भी हो जाते हैं। अब जो घर भेजने का तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो इनके बंदे हैं, PTI के पास हैं 156 कौमी असम्बली में, 172 चाहिए इनको। ज़ाहिर एतमाद बरकरार अगर रहता है इन पे तो 172 बंदों की कम से कम हमायत वज़ीर आज़म को होनी चाहिए। 342 का ऐवान है ना, तो 50% जो है वो 172 बनते हैं। तो वो जनाब 177 वोट लिए थे आखिरी दफ़ा जब इन्होंने एतमाद का वोट लिया था, उसमें MKM के 7 हैं, काफ लीग के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA सिंध वाले फमीदा मिर्ज़ा वगैरह वो 3, और शेख रशीद 1 अवामी मुस्लिम लीग, और फिर ये हो गए तकरीबन 21 बंदे, ठीक है। और 3 इनको वैसे हुकूमत में शामिल नहीं है लोग, अवामी जमहूरी पार्टी का एक बंदा और 2 आज़ाद, लेकिन वो उन्होंने इनको वोट दिया था। तो ये 21 बंदे हैं, ये 3 अलग कर दें, 21 बंदे हैं अतहादी जो हैं इनके। अब अगर 100 ये अतहादी अलग हो जाएं तो इनके रह जाते हैं 156, 172 नहीं है पूरे, वो गिन लें आप कितने कम हैं। तो अब तरीक़ा वारदात ये होगी या तरीक़ा ये ढूंढा जा रहा है इनको घर भेजने का, और वो कहते हैं ये बड़ा आसान है, ये जो बिलों में फंस गए हैं कि फ़लाँ बिल फ़लाँ बिल फ़लाँ बिल, और रोज़ाना कहते हैं ये पेश करना है। इनको कुछ लोग जो हैं वो कहते रहेंगे जनाब वो लाएँ बिल लाएँ बिल लाएँ बिल लाएँ, और जब बिल आएंगे फिर अचानक ऐसा होगा जैसे सेनेट के इलेक्शन में हुआ था कि हफीज़ शेख को किसने हराया था, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। यहाँ बिल हो जाएंगे नाकाम। ज़ाहिर नून लीग जो भी है, नून लीग भी उसमें इस हद तक शामिल होगी कि उन वोटों को वोट जो हैं वो बिलों की मुखालफत करेंगे वो भी, और बिल हो जाएंगे मुस्तरद। जब मुस्तरद हो जाएंगे, जैसा मैंने सेनेट के इलेक्शन का जिक्र किया है, उसी तरह ये एक तरह से अदम एतमाद बन जाएगी। बजट पास ना हो वो तो वैसे ही अदम एतमाद होता है ना, फिर वज़ीर आज़म को वो समझा जाता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास होगी और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है। ये जो आम बिल हैं, जैसे सेनेट के इलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी नहीं था कि एतमाद का वोट लेते, लेकिन रोला इतना बढ़ जाता है, फिर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, और फिर सड़कों पे भी उस वक्त लोग होंगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, फौरी तौर पे नहीं होगा, वो मुश्तरका इजलास हो कभी पार्लियामेंट का या सिर्फ कौमी असम्बली का मामला हो, वो बिल जब नाकाम होंगे और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा और अखलाकी जवाब कोई नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि सदर उन्हें कहें कि जनाब आप एतमाद खो चुके हैं, असम्बली का एतमाद का वोट लें। आइन के तहत ये लिखा हुआ, या वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए।
یہ ایڈوائس دے دیں صدر کو کہ جناب مجھے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں. وہ تو انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی ہوگی نا. اگر بل بھی نامنظور ہوئے جا رہے ہیں 2 دفعہ تو شکست ہو گئی ہے نا. اب 2 جو بل ہیں پرائیویٹ، ایک سرکار نے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انہوں نے فارغ کیا، اور جو پرائیویٹ بل تھا نون لیگ والا وہ انہوں نے کہا جناب ووٹنگ ہوئی تو وہ جیت گئے تھے. 2 شکستیں ہوئی نا کل یا پرسوں قومی اسمبلی میں. اور اس کے بعد وہ ڈٹائی شرم جو بھی ہے، اور پھر دوسرا پریشر، پھر انہیں لینا پڑے گا اعتماد کا ووٹ. اعتماد کے ووٹ کے لیے ان کو 172 بندے شو کرنے پڑیں گے اپنے ساتھ. اب نون لیگ تو ساتھ جا نہیں سکتی، جانے سے رہی، پیپلز پارٹی جانے سے رہی. ان کی حمایت تو نہیں نہ کریں گے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طرح وہ ٹریٹ نہیں کر رہی جس طرح ہم چاہتے ہیں، ہماری شرائط پہ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہی، معاملہ طے نہیں کر رہی. وہ ظاہر ہے وہ آئیں نہ آئیں، جو بندے نہیں آئیں گے اسمبلی میں یا حصہ نہیں لیں گے ووٹنگ میں، وہ ان کے مخالف سمجھے جائیں گے. ان کو 172 بندے شو کرنے ہوں گے کہ یہ پڑے ہیں جی 172 بندے، میں یہ بندے مجھ پہ اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کا ووٹ مجھے دے رہے ہیں، میں اعتماد والا ہاؤس کے اعتماد کا بندہ ہوں اور میں یہ آ گیا ہوں. وہ عدالتی معاملہ چھوڑ دیں اس کو، کہ عدالتیں کے ذریعے بھی کروایا جا سکتا ہے، نہل کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں عدالتیں اس حد تک جاتی ہیں ہی نہیں. لیکن یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ نون لیگ سب بھی مر جائیں، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. نون لیگ کا بھی ایک طرح سے نون لیگ کا جو احسان یا اس کے ساتھ بارگیننگ کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا. اس میں یہ پی ٹی آئی کو خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا کہ جناب اتحادیوں کے ساتھ آپ اپنے میں سے کسی کو چن لیں، خان صاحب کے علاوہ. خان صاحب ایک وہ ہیں ضدی آدمی، وہ اٹ جائیں گے، نہیں 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 یہ نہیں ہوگا. اسمبلی برخاست نہیں کر سکیں گے. جب اعتماد کے ووٹ کی ناکامی کے بعد وہ اسمبلی برخاست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اب فرض کر لیں اب اگلی پلاننگ کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ فرض کر لیں کہ کوئی جو ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے، وہ اپنے میں سے کسی ایک کو نیا وزیر اعظم منتخب کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. آئین کے تحت جو اکثریت چاہیے 51% کسی کو بھی نہیں ملتی، وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اور وہ بار بار جو سسٹم ہوتا ہے انتخاب کا، وہ بھی یعنی کوئی منتخب نہیں ہو پاتا قانون کے تحت. پھر آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 اور اس کے وضاحتی آرٹیکل 2، ضمنی آرٹیکل وضاحتی 2، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں نیا وزیر اعظم منتخب نہ ہو سکے تو پھر صدر کے پاس یہ اختیار چلا جاتا ہے، جیسے 58(2)B والا ہوتا تھا، وہ والا، کہ وہ اسمبلی برخاست کر سکتا ہے، اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. اسمبلی تحلیل ہوگی، اس میں نون لیگ کی جیت ہے کہ ان کا تو یہ مطالبہ یہی، اپوزیشن کا مطالبہ یہ فوری الیکشن والی بات. اور پھر اپنا اپنا کوڈ آتے، اپنا اپنا میدان. نون لیگ کے ساتھ ڈیل کیے بغیر یہ ایک جو طریقہ کار ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ وہ سوچ لیا ہے یا دریافت کر لیا ہے، جو بھی ہے اس کو کہہ لیں آپ. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.